हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर है? एक बार बताएं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑल क्लियर? पीडीएफ भेज दी है पल्लवी। पीडीएफ कल भेज दी थी। गुड इवनिंग। गोदान के कुछ पात्र, एक दो पात्र भी हैं जिनके बारे में करवा दूंगी, मतलब साथ साथ में। और कल से हम नाटक पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमारी लास्ट क्लास है उपन्यास पर। आज हम पढ़ेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा। और अभी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी ताकि आपका टेस्ट भी हो जाए कि आपने क्या पढ़ा है, तो कितना आपको समझ आया है। उसके हिसाब से आगे चलेंगे हम, ठीक है? हम्म। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। अभी बच्चों ने क्लास ही ज्वाइन नहीं की है। मैसेज तो मैंने डाल दिया है, फिर भी अभी कम बच्चे हैं क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, तब तक हम एमसीक्यूज करते हैं ना, जब तक बाकी बच्चे आते हैं। जल्दी जल्दी से आपको आंसर देना है, एक लिख के फिर आगे आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है? ऑप्शन दे रही हूँ यहाँ पर। आसान सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है। जल्दी से इसका जवाब बताइए।
हाँ जी, बताइए। दो का सी, एक का क्या बताया? एक का ए डी, ए डी, ए डी। ए डी में क्यों कंफ्यूज है भाई? इतना आसान सवाल है। देखो, झूठा सच पढ़ाया है, विभाजन पर आधारित है। ठीक है, नहीं पूछा है यहाँ पर, वो आपको ध्यान रखना है। हाँ और नहीं में बहुत कंफ्यूज होता है एग्जाम में भी। वहां पे भी आपको हाँ पूछा है नहीं पूछा है, या बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तमस जो है वो भी विभाजन पर आधारित है। दोनों ही उपन्यास हमने क्लास में पढ़े हुए हैं, है ना। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर का है ये उपन्यास। किसका है? कमलेश्वर का। और ये भी विभाजन पर आधारित है। ठीक है, इसमें भी इसमें तो लिखा ही कितने पाकिस्तान है, ये तो पता ही चल रहा है आपको कि विभाजन है ना। पाकिस्तान अलग हो जाता है जब इंडिया से, तब का ये उपन्यास लिखा हुआ है। तमस में भी ऐसा ही है, झूठा सच में भी विभाजन है, आपको पता है। मैलांचल में कोई विभाजन नहीं है ना। तो ये वाला आंसर सही हुआ, इसमें कोई विभाजन नहीं है, तो डी इसका सही आंसर हुआ। एक का डी, दो का सी। दो का सी है विश्वनाथ प्रसाद, ये आपको पढ़ाया हुआ है अभी, रिसेंटली तो पढ़ाए हुए हैं उपन्यास, है ना। और देख तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, परती परिकथा, ये सब किसके उपन्यास हैं? नहीं नहीं, पढ़ाई भी होगी सूर्यकांत। अभी सिर्फ टेस्ट ले रही हूँ। 10-15 मिनट हम टेस्ट के बाद बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ेंगे। ठीक है, किसके उपन्यास है ये सब? रेणु के उपन्यास है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये ध्यान रखना है। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैंने एक ही स्लाइड ली थी क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। नीचे चला गया। चलो नेक्स्ट सवाल आपके लिए, तीसरा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के तब आपको जवाब देना है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे। गुड इवनिंग। चलिए, 3 के लिए आपको जवाब देना है।
इसका आंसर ऐसे ही बता दो, इजी तो है। ऑप्शन की जरूरत है? ऑप्शन के लिए यहाँ जगह नहीं है, आगे जाना पड़ेगा। 3 का सी सही जवाब है, मानस का हंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका इसका आंसर दो, यहां पर ही लिख देती हूँ जल्दी से। देवरानी जेठानी की कहानी। अरे बलिया समाज नहीं, बनिया समाज। ठीक है, इसका आंसर यहां पर है। प्रश्न नंबर 5। क्या गलत नोट किए हैं? वेरी गुड सूर्यकांत। गलत क्या नोट किया है ये बताओ। चलो इसमें धरती धरना अपना क्या? इसमें ये मैलांचल आपने बता ही दिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको। ठीक है, अपने समय को बचत बचत करते हैं। दो दिन नहीं आई तो रिकॉर्डेड देखिए। ओके ओके अंकिता। बलिया समाज गलत नोट किया है। अच्छा तो अभी आप उसको सही कर लो। ठीक है, बनिया समाज होगा वो। बनिया, बनिया मतलब जाति। ठीक है। कल से हम नाटक पढ़ना शुरू करेंगे। नई यूनिट शुरू करेंगे हम कल।
इसका जवाब दो जल्दी जल्दी से, 6 लिख के फिर जवाब दो। आपको सिर्फ सिलेबस के उपन्यास नहीं पूछे जाएंगे, मतलब सिलेबस का ही सिर्फ आपको पूछा नहीं जाएगा, बल्कि आपको सिलेबस के बाहर का भी पूछा जाएगा, ठीक है। अभी जो मैं सवाल पूछने वाली हूं आपसे, मतलब पूछ रही हूँ, जो अब 7वां क्वेश्चन, ये आपके सिलेबस में से नहीं है, ठीक है। बट आपको वो भी ध्यान रखना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलें जी, 6 का और 7 का दोनों का आंसर आपको बताना है जल्दी से। छह का डी, 7 का सी, 6 का बी, 7 का सी, 7 का सी, 6 का बी, ए, 6 का ए, 6 का डी, 6 का 7 का डी। अच्छा, मतलब अलग अलग जवाब आ रहे हैं सबके। देखिए यहाँ पर जीवनी परक उपन्यास यहाँ पे पूछा हुआ है। पेन चेंज कर लेती हूँ कलर, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे पूछा है जीवनी परक उपन्यास, है ना। तो खंजन नयन है, खंजन नयन में किसकी जीवनी है? सूरदास की। किसके बारे में है खंजन नयन? सूरदास, ठीक है। और मानस का हंस में किसकी जीवनी है? तुलसीदास की, ठीक। ये तो आपके सिलेबस में है ही। पहला गिरमिटिया किसका उपन्यास है? गिरिराज किशोर का। और इसमें किसकी जीवनी है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी, ठीक है। बच्चा कौन सा? भूले बिसरे चित्र। तो ये वाला सही हुआ। यहाँ पे पूछा नहीं है, कौन सा उपन्यास जीवनी परक नहीं है, तो मतलब 6 जो है वो, 6 का डी जो है वो जीवनी परक उपन्यास नहीं है, बाकी तीनों जो है वो जीवनी परक उपन्यास है। क्लियर है? कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? अब यहाँ पे भी नहीं पूछा है ना। तो इरावती, तितली, इरावती और कौन सा उपन्यास है निराला का, 3 उपन्यास है इनके। तो ये वाला इरावती अधूरा है इनका। मंगलसूत्र अधूरा है। चोटी की पकड़ अधूरा है। बचा रत्ना की बात, तो ये अधूरा नहीं है। तो ये वाला आंसर इसका सही हुआ, डी। तो यानी कि दोनों का ही जवाब जो क्या क्या था? डी था, ठीक है। चले अब पढ़ना शुरू करें। चलें, आज के लिए इतना काफी है आपके लिए। अब हम चलते हैं। मंगलसूत्र किसका है? मुझे अभी मतलब ऐसा हो गया है ना, रिमाइंड नहीं किए चीजें, तो दिमाग से निकल गई है अभी। प्रेमचंद। हम्म। क्या बोलते हैं, चोटी की पकड़, ये सारे उपन्यास जो हैं, रत्ना की बात, ये सब आपको ध्यान मतलब देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे किसके हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऐसा करना है कि पांडे वाली जो गाइड है, उसमें उपन्यास वाला वो खोल के हिस्सा, वहां पर आपको पहले से लेकर पढ़ना शुरू करना है धीरे धीरे।
तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। वहां से आपको वहां से शुरू कर लेना अभी फिलहाल। मंगलसूत्र अधूरा है प्रेमचंद का। हाँ, ये सारे प्रेमचंद के ही शायद उपन्यास, शायद क्या प्रेमचंद के ही हैं। और जो कौन सा बताया मैंने, एक निराला का था इसमें, इरावती, है ना। रंगभूमि, हाँ रंगभूमि प्रेमचंद का है। चलिए, बाण भट्ट की आत्मकथा। कल से हम नाटक वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है और नाटक पढ़ करके आने हैं। देखते हैं कल कौन सा नाटक मैं पढ़ाती हूँ। पहले देख लेती हूँ आपके सिलेबस में कौन कौन से नाटक मौजूद हैं, है ना। एक तो अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारतेंदु के दो नाटक। फिर जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती का अंधा युग। और लक्ष्मी नारायण मिश्र का होगा यहाँ पर सिंदूर की होली। मोहन राकेश का आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अश्क का अंजू दीदी और मनु भंडारी का महाभोज। ये आपके सॉरी नाटक है आपके सिलेबस में, जिनको हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। प्रसाद का इरावती, ओके। ओके ठीक है। अभी मैं खुद, क्योंकि रिवीजन नहीं किया है काफी टाइम से, तो ध्यान नहीं है, है ना। धीरे धीरे अब हम रिवीजन करना जब शुरू करेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। ओके, तो देख लेना आप लोग। धरती धन्ना अपना में काली है, काली है, ज्ञानो है। हम्म। बाकी नाटक, बकरी नाटक अच्छा है। अच्छा, बकरी नाटक अब पढ़ेंगे हम। अच्छे ही है सारे नाटक, कोई भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे नाटक हैं सारे। तो पढ़ना शुरू करेंगे कल से, है ना। अंधेर नगरी भी कितना अच्छा है। ये वो नहीं आपको अच्छा लगता? अंधेर नगरी, चौपट राजा, है ना। कल अंधेर नगरी, शायद हम अंधेर नगरी पढ़ें। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलती कि हम अंधेर नगरी ही पढ़ेंगे, कल देखेंगे कौन सा पढ़ना है। और कल से हम नाटक शुरू करने वाले हैं। तो आपको नाटक पढ़ने हैं, जो छोटे छोटे नाटक हैं उनको पहले आप निपटा लो पढ़ के। एमसीक्यूज नहीं करेंगे उपन्यास, अभी एमसीक्यूज ही तो कर रहे थे हम, शीला। वही तो अभी किया हमने। हाँ, चलें, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन करेंगे आराम से। सिलेबस पहले कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है ना। चलें, बाण भट्ट की आत्मकथा देखते हैं। इसका संबंध संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि बाण भट्ट से है। तो जो बाण भट्ट थे वो कौन थे? संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं ये, जो कि कथात्मक शैली में लिखा गया है। ये बाण भट्ट की आत्मकथा, टकीसेर। हम्म। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो। हम अंधेर नगरी में कल जाएंगे, है ना। आज हम यहीं रहते हैं। जो कि कथात्मक शैली में लिखी गई है बाण भट्ट की आत्मकथा। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में बंटा हुआ है। 20 उच्छ्वास पहले भी शायद करवाया हुआ है, ध्यान रखेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में बाण भट्ट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्ष युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति के ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। कौन सी शताब्दी? बाण भट्ट कालीन 7वीं शताब्दी। हर्ष का युग था, और उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सारी बातों पर प्रकाश डाला गया है। इसे हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है। इसमें भारत में तत्कालीन पनप रही प्रवृत्तियों का लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है। मतलब भारत में उस समय कौन सी प्रवृत्तियां चल रही थी, लेखक ने उसका वर्णन इसमें किया हुआ है। किसमें? बाण भट्ट की आत्मकथा में। आगे चलते हैं।
लेखक के परिचय को देखते हैं। लेखक कौन है इसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यहां पर मैं लिख देती हूँ, वैसे आपको पता ही है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और बाणभट्ट की आत्मकथा कब लिखा गया था? कब लिखा गया था? 1946 में। ये इसका समय है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है। ठीक है, और भी इनके उपन्यास हैं जिसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, बचपन बताई थी ट्रिक। बचपन, ब फॉर बाणभट्ट। बाणभट्ट मतलब बाणभट्ट की आत्मकथा। च से चारुचंद्र लेख। प से पुनर्नवा। और न से अनामदास का पोथा। ये इनके उपन्यासों की ट्रिक है और सीक्वेंस भी यही है। ठीक है, पहले नंबर पर बाणभट्ट आएगा, फिर चारुचंद्र लेख, फिर पुनर्नवा, फिर अनामदास का पोथा। तो इसको आप नोट कर लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत में सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ रचनाकार हैं। ये एक निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक और मानवतावादी उपन्यासकार हैं। संस्कृति के साथ साथ इतिहास के पक्ष को उजागर करके उन्होंने अपनी रचनाओं को निखारा है। उनके उपन्यास ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित कम है, परंतु ऐतिहासिक वातावरण और देश काल पर ज्यादा आधारित है। क्या हो गया? ट्रिक रहने देना, मतलब इसमें इसमें रहेगी। जो लिखा हुआ है इसमें मिल जाएगा आपको सारे एनोटेशंस। पात्र देखते हैं इसके। बाणभट्ट प्रधान पात्र तथा बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नायक है। ये बाणभट्ट जो कि संस्कृत कवि है, ये आपको पहले भी बता दिया है। उनका चरित्र साहसी है, विवेकशील है, भावुक है और संघर्षशील है। भट्टिनी प्रमुख नारी पात्र है। देवपुत्र तुवर मिलिंद की रूपवती कन्या है जिसका अपहरण हो जाता है। यह बाणभट्ट से प्रेम करती है। ठीक है, कौन? भट्टिनी। फिर है निपुणिका। यह एक अस्पृश्य जाति की कन्या है जिसका विवाह कांतविक वैश्य के साथ हो जाता है। यह विवाह के 1 वर्ष बाद ही विधवा हो गई थी, निपुणिका। ठीक है, यह एक कुशल अभिनेत्री है, अभिनेत्री भी है जो बाणभट्ट से प्रेम करती है। तो ये भी बाणभट्ट से प्रेम करती है। और कौन करती है? भट्टिनी भी करती है। ठीक है, भट्टिनी और कौन करती है? निपुणिका। ठीक है, अतिरिक्त इसके पात्र, अन्य पात्र सुचरिता, अघोर भैरव, राजश्री, कुमार, हर्षवर्धन आदि। अब देखते हैं इसकी समीक्षा सार। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में 7वीं सदी में लोग कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास न रखकर भाग्यवाद पर विश्वास करने लगे थे। मतलब कि उनका कर्मों पर विश्वास नहीं था कि हाँ कर्म करने से हमें कुछ मिलेगा। वो भाग्य पर भरोसा रखते थे। आज भी आप बहुत सारे ऐसे कुछ लोग ऐसे आलसी होते हैं, तो मतलब पढ़ते लिखते नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं और फिर कहते हैं जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, है ना। तो भाग्य को भी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो लोग नहीं करते। तो ये जो बाणभट्ट का समय था 7वीं सदी का, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि उस समय के लोग कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, भाग्यवाद पर विश्वास करने लगे थे। धर्म का रूप विकृत हो गया था। विकृत हो गया था मतलब विखंडित हो गया था, टूट गया था, बिल्कुल बिखर गया था, जिसमें भ्रष्टाचार और पाखंड बढ़ रहा था, है ना। क्योंकि जब धर्म का स्वरूप जो है वो विकृत हो जाएगा तो क्या बढ़ेगा? भ्रष्टाचार और पाखंड अपने आप ही बढ़ जाएगा, है ना। अगर धार्मिकता इंसान के अंदर नहीं होगी, अच्छे गुण नहीं होंगे, तो बुरे ही पनपेंगे। धर्म के साए में अनैतिक कार्य हो रहे थे, तो धर्म का मुखौटा बाहरी था और अनैतिक कार्य हो रहे थे, है ना। बाहर से लोग दिखावा कर रहे थे कि हम धर्मी हैं, हम अ, भक्त हैं, लेकिन वो कैसे थे? अनैतिक कार्यों में लगे हुए थे। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भोगवादी था। मतलब नारी को सिर्फ भोग की वस्तु माना जाता था।
लुटेरों द्वारा अपहरण करके उन्हें राजाओं के अंतपुर में बेच दिया जाता था। तो लुटेरे क्या करते थे? औरतों का, नारियों का, स्त्रियों का अपहरण करते थे और राजाओं को बेच देते थे। नारी के प्रति सम्मान भाव समाप्त हो चुका था। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है। तो नैतिकता पर इसमें ज्यादा बल दिया गया है। लेखक ने विवेक और बुद्धि का उपयोग सही गलत का निर्णय करने के लिए कहा है कि मतलब अपने विवेक का उपयोग आपको किसके लिए करना है? सही और गलत के निर्णय निर्णय के लिए, कि क्या सही है क्या गलत है वो आप खुद से डिसाइड करें, है ना। विवेक को उन्होंने लोक शास्त्र तथा गुरु से भी ऊपर स्थान दिया है। विवेक को इन्होंने कहा स्थान दिया? लोक से, शास्त्र से और गुरु से भी ऊपर स्थान दिया है। व्यक्ति को विवेक, करुणा एवं साहस जैसे गुणों को अपने भीतर विकसित करने का ज्ञान देते हैं। तो व्यक्ति को क्या बोलते हैं ये, कि विवेक अपने अंदर विकसित करो, करुणा और साहस अपने अंदर विकसित करो। तो ये एक उपदेश दिया गया है इस उपन्यास में। आगे, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के काल में सभी कला के रूप अपने शिखर पर थे। समाज में कवियों और कलाकारों का सम्मान था। कवि और कलाकारों का सम्मान होता था समाज में। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र एवं मूर्ति कला को लोग मनोविनोद तथा उपयोगितावादी दोनों नजर से देखते थे। अभिनय के लिए प्रेक्षागृह बने हुए थे। राज दरबार में संगीत, नृत्य तथा काव्य का बोलबाला था। राज दरबारों में संगीत और नृत्य और काव्य भी बहुत ज्यादा चलते थे। कलाकार और कवियों को भी विशेष सम्मान प्राप्त था। बाणभट्ट का नारी के प्रति दृष्टिकोण प्रशंसनीय दिखाया गया है। भट्टिनी एक प्रभावशाली चरित्र है इस उपन्यास में। भट्टिनी के बारे में हमने पीछे भी देखा था। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के चरित्र पर लगे दाग को दूर करने और नारी के सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की, और यही इसका मूल केंद्र है। उपन्यास के माध्यम से लेखक नारी के प्रति सम्मान भाव, नारी शक्ति की गरिमा को समझने और केवल वासना पूर्ति के साधन न मानकर उसके प्रति पवित्र एवं उदात्त भाव मन में रखना बताया है। उच्च राष्ट्र जब संकटग्रस्त हो तो परस्पर एकजुट होकर राष्ट्र सेवा में त्याग एवं बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए ना। अगर आपके देश में कोई संकट आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के लिए हमें यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। अगर यूनिटी अगर इंसानों के अंदर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? कुछ भी सही नहीं होगा, है ना। तो जब भी कोई काम करना है, जब आप यूनिटी में आकर के कोई काम करते हैं तो उसको आप जल्दी पूरा कर पाते हैं। बट अगर अकेला अकेला व्यक्ति एक काम में लगा हुआ है तो वो उसको जल्दी से समाप्त नहीं कर पाता है। इसलिए कोई भी हमें काम करना चाहिए तो उसको यूनिटी में करना चाहिए। तो यहाँ पर भी बताया हुआ है कि अगर राष्ट्र में संकट आ रहा है किसी भी प्रकार का, तो इंसानों को जो उस देश के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? यूनिटी में आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और राष्ट्र सेवा में त्याग और बलिदान करना चाहिए। मतलब तत्पर रहना चाहिए, सर्वदा त्याग और बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए ना। आगे है, बाणभट्ट की आत्मकथा की रचना जो है वो 1946 में हुई है। मैंने आपको पीछे भी बता दिया है। इसमें बाणभट्ट और महाराज हर्ष के एक छोटे कालखंड को आधार बनाया गया है। इस उपन्यास के केंद्र में स्वयं बाणभट्ट का जीवन है, जो राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक तुंवर मिलिंद की कन्या भट्टिनी की मुक्ति के महत उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ द्विवेदी जी की जो मुख्य विशेषता है वह केवल भट्टिनी की मुक्ति तक ही सीमित न रहकर पराधीन भारत की राष्ट्रीय मुक्ति, नारी मुक्ति को भी रेखांकित करती है। मतलब इस उपन्यास में तो भट्टिनी की मुक्ति दिखाई गई है, लेकिन भट्टिनी के माध्यम से किसकी मुक्ति दिखाई गई है इसमें? पराधीन भारत। पराधीन मतलब कि पराधीन मतलब दूसरों के अधीन, है ना। तो भारत जो है वो गुलामी में है, तो पराधीन भारत की राष्ट्रीय मुक्ति और नारी की मुक्ति भी इसमें दिखाई गई है कि जो भारत की नारी है उनकी भी मुक्ति के लिए यहाँ पर इसमें उपन्यास में बताया गया है और प्रयत्न किया गया है। इस प्रक्रिया में द्विवेदी जी ने ऐतिहासिकता की पूरी तरह रक्षा करते हुए अपने युग के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव, नारी मुक्ति, जातिवाद की भावना को अत्यंत कलात्मक ढंग से संकेतिक किया है। बाणभट्ट की आत्मकथा के सृजन के पीछे
हजारी प्रसाद द्विवेदी का उद्देश्य अतीत वैभव की भव्यता का चित्र प्रस्तुत करना नहीं था और ना ही ऐतिहासिक घटनाओं एवं स्थितियों को ब्यौरेवार प्रस्तुत करना था। इस रचना का उद्देश्य था ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन युगीन जीवन के आंतरिक यथार्थ को उद्घाटित करना। इसलिए ऐतिहासिक तथ्य और सांस्कृतिक तत्वों का आधार लेकर तत्कालीन युग सत्य की खोज की गई है। द्विवेदी जी ने एक युग विशेष के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की छानबीन कर समकालीन संदर्भों में उनकी संगति बिठाई है। इस उपन्यास के द्वारा मानवीय मूल्यों की चिंता, मानवता की स्थापना, नारी स्वतंत्रता, जाति विहीन समाज की स्थापना के द्वारा स्वाधीन भारत की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया है। अतः यह उपन्यास जितना ऐतिहासिक है उतना समसामयिक भी। यह लेखक की गहरी सूझबूझ, यथार्थवादी दृष्टिकोण और सर्जनात्मक विशिष्टता का ही प्रमाण है कि अतीतकालीन समस्याएं अपने समय के संदर्भ में जितनी सार्थक हैं, आज के संदर्भ में उतनी ही संगत भी। अपने समय की स्थितियों के प्रति सजगता और कलात्मक चेतना के कारण द्विवेदी जी समय के अंतर को सहजता से दूर करते हैं। ऐतिहासिक तथ्य को कल्पना का आधार देकर मानवीय संवेदनाओं, जटिल संबंधों को, सच्चे प्रेम और चिंताओं को वास्तविक धरातल से जोड़ देते हैं। इससे उपन्यास में जितनी गहराई, व्यापकता है, उतनी ही विश्वसनीयता भी शामिल है। महाराज हर्षवर्धन के राज्यकाल में जो विदेशी आक्रमण हुए तथा उनके परिणाम स्वरूप जनता को जो असहनीय कष्ट और अमानवीय यातनाएं भोगनी पड़ी, इसका चित्रण योग्य बिंब योजना के माध्यम से किया गया है। इस भयावह स्थिति से देश को उबारने के लिए ही उपन्यासकार द्विवेदी जी ऐतिहासिक दृष्टि व्यापक मानवीय धरातल से उठती हैं। वे इस ऐतिहासिक बोध की सार्थकता को मानवीय उपयोगिता में मानते हैं। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में इतिहास की वैज्ञानिक दृष्टि को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, यह पहली बार बाणभट्ट की आत्मकथा के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। इतिहास के विकास और पतन में जनसाधारण की भूमिका का महत्व, जनसंघर्ष और विकास की कहानी, व्यक्ति के स्थान पर समूह का महत्व और जन सामान्य की सोच का क्या प्रभाव होता है, यह पहली बार द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि में परिलक्षित हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा के विजन में केंद्रीय स्थिति एक ऐसी प्रेम संवेदना की है जो लोकोत्तर है। लोकोत्तर मतलब कि लोक से परे। उपन्यास का नायक बाणभट्ट निपुणिका और भट्टिनी के प्रेम का आलंबन है। यह प्रेम अपनी गहनता, तीव्रता, त्याग और संयम में अद्वितीय है। तो ये पीछे हमने देखा था कि जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट से प्रेम करती है निपुणिका और भट्टिनी दोनों। यह प्रेम अपनी गहनता, तीव्रता, त्याग और संयम में अद्वितीय है। मतलब कि प्रेम कैसा है इनका? त्याग और संयम वाला। निपुणिका का बाणभट्ट के प्रति प्रेम उदात होते हुए भी आत्म बलिदान में समाप्त होकर उसे उदात बना देता है। तो मतलब पहले जो निपुणिका का जो प्रेम है वो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन बाद में क्या होता है, आत्म बलिदान में समाप्त हो जाता है। मीन्स सेक्रीफाइस है ना, और वो उसको उदात बना देता है। द्विवेदी जी प्रेम के उस भारतीय आदर्श के कायल हैं जो मानता है कि तपस्या और लोक मंगल की भावना से प्रसन्न होने पर ही प्रेम स्थायी और कल्याणकारी होता है। तो प्रेम में क्या होना चाहिए? तपस्या, लोक मंगल की भावना यानी कि लोगों के कुशल की भावना मन में होनी चाहिए, और प्रेम जो है वो स्थायी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज एक से प्रेम कर लिया, कल दूसरे से, फिर तीसरे से, है ना। ये तो एक जो प्रेम है वो स्थायी रहना चाहिए। या फिर आज किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया जो आपको चुभ गया, तो अब आपको उससे प्रेम नहीं है। पहले आपको उससे प्रेम था जब आपके साथ किसी ने अच्छे से बात की, जब तक आपकी रिस्पेक्ट की, जब तक आपकी बात मानी, तब तक आपको प्रेम था। फिर जब बाद में रिस्पेक्ट नहीं की, किसी दिन बात नहीं मानी, किसी दिन आज्ञाकारी नहीं की, या फिर कुछ ऐसी बात हो गई तो प्रेम खत्म हो गया, है ना। तो प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेम स्थायी रहना चाहिए। चाहे वो
कोई भी सिचुएशन कैसी भी हो, प्रेम स्थायी रहना चाहिए, कल्याणकारी रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि स्वार्थी हो प्रेम, कल्याणकारी रहना चाहिए। इसमें यही दिखाया गया है इस उपन्यास में। आगे है, कालिदास ने अपने काव्यों में इसी प्रेम का चित्रण किया है। बाणभट्ट की आत्मकथा में निपुणिका का बाणभट्ट के प्रति प्रेम जो है वो कामजन्य था। निपुणिका का प्रेम, इस कारण वह कमल पत्र पर पड़ी जल की बूंद की तरह बिखर गया। मतलब काम वासना वाला प्रेम था तो वो बिखर गया, है ना। पर जब यह प्रेम 6 वर्षों के पश्चात और प्रायश्चित की आंच में तपकर कंचन बन गया तो इसमें स्थायित्व आ गया। लेकिन 6 साल तक, 6 साल के बाद क्या हो गया, प्रायश्चित, पश्चाताप हुआ, है ना, उस चीज का कि हाँ नहीं, मैं गलत थी। और प्रायश्चित की आंच में तपकर वो क्या बन गया, कंचन बन गया, जिसमें कंचन मतलब सोना, जिसमें स्थायित्व आ गया। अब ये प्रेम कैसा हो गया, स्थायी हो गया। अब ये डगमगाने वाला प्रेम नहीं है, अब ये स्थायी हो गया। आगे है, बाणभट्ट की आत्मकथा की एक पात्र है महामाया। एक स्थान पर बाणभट्ट से कहती है स्त्री प्रकृति है। ये महामाया का कथन है, ध्यान रखना। कहती है स्त्री प्रकृति है, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु ये पूरा कथन किसका है, महामाया का। उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कथन आपको नोट कर लेना है। निपुणिका पर महामाया के इस कथन का अद्भुत प्रभाव पड़ा है। तो महामाया जब ये कथन कहती है तो निपुणिका पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब निपुणिका को विश्वास हो जाता है और बाणभट्ट भी इसकी पुष्टि कर देता है कि वो बाणभट्ट को बांधने में सफल हुई है, तब वह उसे मुक्त कर अपनी सार्थकता प्रमाणित करती है। तो मतलब क्या कर लेती है, वो उसको अपने प्यार में बांध देती है, 6 सालों के बाद भी, है ना। वो बाणभट्ट कहता है, इस बात की पुष्टि करता है कि उसको बांधने में वो सफल हुई है। फिर वो क्या करती है, फिर वो उससे दूर हो जाती है, उसको मुक्त कर देती है और वह भट्टिनी तथा उसके बीच से हट जाती है, क्योंकि भट्टिनी भी प्रेम करती है बाणभट्ट को, तो वो उन दोनों के बीच में से हट जाती है और क्या करती है, त्याग करती है, सेक्रीफाइस करती है ना। प्यार जो है वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जब स्वार्थी प्यार होता है तभी क्या होता है, सुसाइड होता है, मारपीट होती है, नाराजगी होती है और तरह तरह की बातें। लेकिन अगर प्यार जो है वो निस्वार्थ हो तो फिर क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है, उसमें बलिदान होता है। ठीक है, तुम लोग खुश हो तो खुश रहो, है ना, तो हम साइड हो जाते हैं। ये ऐसा वाला प्यार किसने किया है, निपुणिका ने। और वो क्या करती है, उन दोनों को बंधन से मुक्त कर देती है, उसको बाणभट्ट को, और उन दोनों के बीच में से हट जाती है। अपनी मृत्यु की घड़ी में भी वह परम संतुष्ट है ना। सेक्रीफाइस करके जितनी खुशी होती है इंसान को, उतना स्वार्थ में खुशी नहीं होती है। भट्टिनी और बाणभट्ट का प्रेम तो और भी उदात्त है, अब मतलब उच्च है उन दोनों का प्रेम और भी ज्यादा। बाणभट्ट भट्टिनी को, जो एक अपहृत राजकुमारी है, हर्षवर्धन के एक सामंत के अंतःपुर से निकालकर उसकी रक्षा करता है। मतलब अस्पृश्य जाति की थी, हमने पीछे देखा था। हर्षवर्धन के एक सामंत के अंतःपुर में, मतलब कि जहां पर उसको बेचा गया था अपहरण करके, वहां से निकालता है उसको बाणभट्ट, उसकी रक्षा वहां से निकालता और उसकी रक्षा करता है। इस साहसिक अभियान के पीछे काम की नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रेरणा है। तो यहां पर उसने क्या किया है, अपना कर्तव्य पूरा किया है ना, जो एक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, एक व्यक्ति का कर्तव्य जो होना चाहिए, वो बाणभट्ट ने यहाँ पर किया है। उसको वहां से मुक्त किया है जहां पर वो कैद थी, है ना, जहां पर उसको बेचा गया था, वहां से उसने उसको निकाला, वहां से उसको मुक्त किया, उसकी रक्षा की। और क्या किया उसने, अपने कर्तव्य का पालन किया। बाणभट्ट नारी का बेहद सम्मान करता है। इस उपन्यास में बाणभट्ट जो है वो नारी का बेहद सम्मान करता है। वह नारी देह को देव मंदिर मानता है। वो कहता है कि नारी देव मंदिर की भांति पवित्र है। इसके कथन हम बाणभट्ट के उपन्यास कथन हम पहले देख चुके हैं। और बाणभट्ट एक कहता है कि नारी जो है वो देव मंदिर की भांति पवित्र है। निपुणिका के प्रेम की उपेक्षा भी उसने अपने इसी मूल्यबोध के कारण अनजाने में कर दी थी। मतलब उपेक्षा कर दी थी उसने निपुणिका के प्रेम की। ठीक है, निपुणिका की प्रेरणा से ही वह अपनी जान की बाजी लगाकर भट्टिनी की रक्षा करता है। मतलब निपुणिका उसको प्रेरित करती है
और फिर वो क्या करता है, भट्टिनी की रक्षा करता है, उसको बचाता है, उसको वहां से छुड़ाता है। बाणभट्ट और भट्टिनी साथ में निपुणिका भी काफी दिनों तक साथ साथ रहते हैं, तो तीनों ये साथ रहते हैं। इसी सहचर्य से भट्टिनी के मन में बाणभट्ट के प्रति अनुराग का उदय होता है। तो जब ये साथ रहते हैं तो तभी भट्टिनी के मन में बाणभट्ट के प्रति अनुराग मतलब कि लगाव, प्रेम। ठीक है। अच्छा, पता नहीं था हमें, पीछे बताया था मैंने अभी कि राजाओं को बेच दिया जाता था। तुम शायद क्लास में रहते नहीं हो ना। इसी सहचर्य से भट्टिनी के मन में बाणभट्ट के प्रति अनुराग का उदय हुआ। अनुराग मतलब प्रेम, लगाव। तो जब साथ साथ थे वो, तो उसके मन में उसके लिए प्रेम उत्पन्न हुआ। पर यह प्रेम वाणी के माध्यम से तो कभी व्यक्त नहीं होता। मतलब प्रेम जो है वो वाणी के माध्यम से व्यक्त नहीं होता। आंगिक चेष्टा और सात्विक भावों के रूप में भी बड़ी मुश्किल से व्यक्त होता दिखाई देता है। बाणभट्ट भट्टिनी की पूजा करता है, भट्टिनी के प्रति उसके मन में केवल श्रद्धा ही श्रद्धा है। बाणभट्ट भट्टिनी की पूजा करता है, भट्टिनी के प्रति उसके मन में क्या है, केवल श्रद्धा ही श्रद्धा। समानता के स्तर पर प्रतिष्ठित होने वाला प्रेम नहीं है। इस प्रेम में भावना का उफान कहीं नहीं दिखाई देता। शरीर प्राप्ति या काम का आकर्षण तो इसमें है ही नहीं। मतलब कैसा प्रेम है, पवित्र। यह प्रेम केवल भावना के रूप में है, जो अत्यंत प्रगाढ़ तो है पर काम का अतिक्रमण कर भक्ति के क्षेत्र में पहुंचा हुआ है। निपुणिका और भट्टिनी दोनों बाणभट्ट से प्रेम करती है, पर चूंकि यह प्रेम काम का अतिक्रमण कर चुका है, अतः वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या असूया भाव से ग्रस्त नहीं है। मतलब कि उनका प्रेम पवित्र है, इसलिए उनको दोनों को एक दूसरे से कोई भी ईर्ष्या, कोई भी जलन नहीं है, कोई भी मतलब जेलेसी नहीं है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम कैसा है, पवित्र प्रेम है, वो शारीरिक नहीं है। आगे है, उपन्यास के अंत में बाणभट्ट के प्रति भट्टिनी का प्रेम अभिव्यक्त होता है, पर वह प्रेम मानव कल्याण के एक उदात्त लक्ष्य के प्रति समर्पित है, शारीरिक मिलन के प्रति नहीं। तो एक महान लक्ष्य के प्रति उनका प्रेम समर्पित है, शारीरिक मिलन के प्रति नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा में चित्रित प्रेम सामान्यतः उपन्यासों में चित्रित होने वाले प्रेम की तुलना में निश्चय ही विशिष्ट है। कुछ लोगों को यह प्रेम हवाई, अमनोवैज्ञानिक, आदर्शवादी, अयथार्थ आदि प्रतीत हो सकता है, पर इससे गुजरने का एक अपना सुख है। यह प्रेम उपन्यासकार के अपने विशिष्ट विजन की वस्तु है, जिसे विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत करने में उसे अद्भुत सफलता मिली है। यह विजन आगे चलकर एक व्यापक सामाजिक यथार्थ की पृष्ठभूमि निर्मित करता है। बाणभट्ट की आत्मकथा प्रेम की संवेदना तक सीमित नहीं है, इसके भीतर एक राष्ट्रीय संकट का इतिहास बोध भी सन्निहित है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में राजनीतिक संकट, जिसमें विदेशी शक्तियों का आक्रमण भी शामिल है, आते ही रहते हैं। जिस समय बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी जा रही थी, भारत परतंत्र था और अद्वितीय विश्व युद्ध की विनाश लीला अपने चरम पर थी। उपन्यासकार की चेतना में यह परतंत्रता राष्ट्रीय संकट के रूप में विद्यमान थी। इसकी अभिव्यक्ति बाणभट्ट की आत्मकथा में परोक्ष रूप में हर्षवर्धन काल के राष्ट्रीय संकट के रूप में हुई है। यद्यपि स्वयं हर्षवर्धन को हूणों के किसी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था, पर उसके राज्यकाल में पश्चिम से उनके आक्रमण की संभावना बनी हुई थी। बाणभट्ट की आत्मकथा में इस संभावना को औपन्यासिक प्रसंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रसंग के रूप में द्विवेदी जी का इतिहास बोध भी व्यक्त हुआ है। इतिहासकार इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों की सफलता का प्रमुख कारण सामान्य जनता की राजनीतिक उदासीनता या तटस्थता, हिंदू समाज व्यवस्था के विरोधाभास, समाज का अनेक जातियों में विभाजन तथा निरंतर बढ़ता जाति भेद और वर्ग भेद था। इस काल की जनता को इस बात का बोध नहीं था कि विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध में उसकी भी कोई भूमिका हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण गुप्त काल के बाद जातिगत भेदभाव और संकीर्णता में
निरंतर होती वृद्धि थी। युद्ध क्षत्रियों का पेशा तो बहुत पहले से ही माना जाता था, पर धीरे-धीरे यह मान्यता कट्टर संकीर्णता में परिणत होती गई और युद्ध करना केवल राजपूतों का काम माना जाने लगा। इसके अतिरिक्त गुप्त काल में सामंती प्रथा का जन्म हुआ, जिसके कारण सेना में भी वर्णभेद की स्थिति पैदा हो गई। जब तक सम्राट शक्तिशाली रहे, तब तक तो इस व्यवस्था से लाभ ही होता रहा, पर केंद्रीय शक्ति के दुर्बल होते ही यह व्यवस्था सैन्य शक्ति की दुर्बलता बन गई। बाणभट्ट की आत्मकथा में इस राजनीतिक स्थिति को मार्मिक और ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास में कुमार कृष्णवर्धन, भूर्तुर्मा, लोरिक देव आदि भारतवर्ष को हुणों के आक्रमण से बचाने के लिए किसी राजशक्ति की, विशेषकर पश्चिमोत्तर सीमांत के प्रतापी शासक तुवर मिलिंद की भूमिका को आवश्यक मानते हैं, पर विद्रोहिणी महामाया भैरवी इसका विरोध करती है। वह मतलब ये सारे इसके पात्र हैं, ठीक है। वह एक जन सभा को संबोधित करती हुई कहती हैं, कौन? महामाया। आर्य सभासदों, उत्तरापद के लाख लाख नौजवानों ने क्या कंकण वलय धारण किया है? क्या वे वृद्धों और बालकों, बेटियों और बहुओं, देव मंदिरों और विहारों की रक्षा के लिए अपने प्राण नहीं दे सकते? क्या इस देश के विद्वानों में स्वतंत्र संगठन बुद्धि का विलोप हो गया है? वस्तुतः यह महामाया भैरवी का नौजवानों और विद्वानों से प्रश्न नहीं है, बल्कि उपन्यासकार का अपने समकालीन नौजवानों और बुद्धिजीवियों से आह्वान है। महामाया युवकों को देवपुत्रों और महाराजा धीराजों की आशा छोड़ने और संगठित होकर आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए उद्बुद्ध करती है। वह घोषणा करती है, राजाओं, राजपुत्रों और देवपुत्रों की आशा पर निश्चेष्ट बने रहने का निश्चित परिणाम पराभव है। प्रजा में मृत्यु का भय छा गया है, यह अशुभ लक्षण है। अगर तुम आर्यवर्त को बचाना चाहते हो तो प्राण देने के लिए तत्पर हो जाओ। धर्म के लिए प्राण देना किसी जाति का पेशा नहीं है, वह मनुष्य मात्र का उत्तम लक्ष्य है। अमृत के पुत्रों, मैं भविष्य देख रही हूँ। राजा, महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं। प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। विद्वान और शीलवान नागरिकों की बुद्धि कुंठित होती जा रही है। धर्माचरण में इसलिए व्याघात उपस्थित हुआ है कि राजा अंधा है, प्रजा भी अंधी है और विद्वान भी अंधे हैं। अपने आप को बचाओ, धर्म पर दृढ़ रहो, न्याय के लिए मरना सीखो। ब्राह्मण से चांडाल तक एक हो जाओ, चट्टान की तरह दुर्भेद्य एक, यही बचने का उपाय है। मतलब जाति पाति को छोड़ करके क्या हो जाओ, सब यूनिटी में आ जाओ, है ना। मनुष्य जाति से प्रेम करो, कोई जातियों से नहीं। वस्तुतः यह उद्बोधन उपन्यासकार का है, जो ब्रिटिश शासन काल में भारतीय जीवन में व्याप्त मतभेद, जड़ता, कायरता और निर्णयहीनता से व्यथित था। तत्कालीन भारत की इस स्थिति से पीड़ित लेखक का सारा आक्रोश इस उद्बोधन द्वारा व्यक्त हुआ है। उपन्यास की महामाया भैरवी गैरिक धारिणी भैरवियों का दल संगठित कर समस्त देश में घूम घूम कर युवा शक्ति को जगाती है। कौन जगाती है? महामाया भैरवी। यह उपन्यासकार का नारी शक्ति को आह्वान भी माना जा सकता है। बाणभट्ट की आत्मकथा में तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त स्तरभेद और जाति भेद की ओर भी इशारा किया गया है। महामाया भैरवी देश की रक्षा के लिए ब्राह्मण और चांडाल को एक हो जाने का संदेश देती है। भट्टिनी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की दुखती रग पर उंगली रखती है। तो सामाजिक व्यवस्था क्या है? जाति पाति का भेदभाव। लेकिन वो क्या उपदेश दे रही है कि एक हो जाओ सभी, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी जाति कौन सी है? मानव जाति। तो मानव जाति से प्रेम करना है, ना कि मनुष्य की बनाई हुई जातियों से, है ना। यहाँ इतना स्तर भेद है कि मुझे आश्चर्य होता है कि यहाँ के लोग कैसे जीते हैं। तुम यदि किसी यवन कन्या से विवाह करो तो इस देश में एक भयंकर सामाजिक विद्रोह माना जाएगा। जहां भारतवर्ष के समाज में एक सहस्त्र स्तर है, वहां उनके समाज में कठिनाई से 2 दिन होंगे। भारतवर्ष में जो ऊंचे हैं वे बहुत ऊंचे हैं और जो नीचे हैं उनकी नीचाई का कोई आर पार ही नहीं है। मतलब जो ऊंचे हैं वो बहुत ही ज्यादा ऊंचे हैं और जो नीचे हैं वो बहुत ही ज्यादा नीचे हैं फिर, परंतु उनमें सब समान है। उनकी स्त्रियों में रानी से लेकर परिचारिका तक के और गणिका से लेकर वार विलासिनी तक के सैकड़ों भेद नहीं है। वस्तुतः यह चिंता अपने समय को लेकर उपन्यासकार की है, जिसे उसने 7वीं शताब्दी के भारतीय समाज के चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया है। महामाया भैरवी और भट्टिनी के द्वारा जो आह्वान उपन्यास में किया गया है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वह कार्य महात्मा गांधी द्वारा संपन्न हुआ है। गांधी जी के आह्वान पर ही भारत की विभिन्न जातियों के लोग, किसान, मजदूर, हिंदू, मुसलमान एकजुट होकर स्वाधीनता संग्राम के लिए एक मंच पर आए। इस कथ्य की ओर भी उपन्यासकार संकेत करता है।
द्विवेदी जी के विजन में एक ऐसे विश्व समाज की परिकल्पना है जिसमें युद्ध ना हो, विषमता ना हो, अत्याचार ना हो, अशांति ना हो और नारी को पूर्ण सम्मान और बराबरी के अधिकार प्राप्त हो। अखंड विश्व शांति का सपना तभी साकार हो सकता है जब पूर्व और पश्चिम की सभ्यताएं एक दूसरे के श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण कर आपस में मिल जाएं। यह कार्य राजनीतिज्ञ नहीं, संवेदनशील कलाकार और कवि लेखक ही कर सकते हैं। उपन्यासकार ने भट्टिनी की सोच और संवेदना के माध्यम से इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है। भट्टिनी अनुभव करती है कि महानाश का खेल खेलने वाले मलेच्छों में भी मनुष्य का हृदय है। वह बाण भट्ट से प्रश्न करती है, क्यों भट्ट, ऐसा क्या नहीं हो सकता कि ऊंची भारतीय साधना उन तक पहुंचाई जा सके और निकृष्ट सामाजिक जटिलता यहां से हटाई जा सके। जब तक ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो जाती तब तक शाश्वत शांति असंभव है। बाण भट्ट एक महान कवि हैं, इसलिए भट्टिनी का विश्वास है कि वह अपनी कविता के माध्यम से इस पूर्ण सत्य का विचार कर सकता है। वह भट्ट से कहती हैं, तुम इस मलेच्छ कही जाने वाली निर्दय जाति के चित्त में संवेदना का संचार कर सकते हो, उन्हें स्त्रियों का सम्मान करना सिखा सकते हो, बालकों को प्यार करना सिखा सकते हो। वह आगे कहती है, एक जाति दूसरी को मलेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है, इससे बढ़कर अशांति का कारण और क्या हो सकता है। भट्ट, तुम ही ऐसे हो जो नरलोक से लेकर किन्नर लोक तक व्यापत एक ही रागात्मक हृदय, एक ही करुणाई चित्त को हृदयंगम करा सकते हो। मनुष्य लोभवश, मोहवश, द्वेषवश पशुता की ओर बढ़ता जा रहा है। ये पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लेना। तुम इसके हृदय को संवेदनाशील और कोमल बना सकते हो। मतलब कैसे बना सकते हो? कविता के माध्यम से, है ना। बाण भट्ट के मन में संशय है कि क्या यह संभव है कि काव्य से मनुष्य की दयाहीन, विवेकहीन, धर्महीन वृत्तियां उच्चतर कार्य में नियोजित की जाएं। पर निपुणिका के आत्म बलिदान और भट्टिनी की अवसन्नता के साथ ही बाण भट्ट की जड़ता समाप्त हो जाती है और वह कह उठता है, देवी उठो, तुम्हें कातर होना नहीं शोभता। मतलब कायर होना तुम्हें शोभा नहीं देता। नरलोक से किन्नर लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय का संधान पाना बाकी है। एक मिनट रुकना। हेलो। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, अर्जेंट कॉल थी। उठो देवी, आर्यवर्त को बचाना है। तत्पश्चात दोनों इस कार्य को पूरा करने का संकल्प कर महावारा को प्रणाम करते हैं, जो उनके प्रेम की परिपूर्णता की भी द्योतक है। कला विषय दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह है कि उपन्यासकार ने अपने विजन को किस प्रकार रूप प्रदान किया है। उपन्यास में यह कार्य एक कल्पित कथा संसार के सृजन द्वारा संपन्न हुआ है। कथा संसार की रचना के लिए सामान्यतः एक काल विशेष और देश विशेष की कल्पना आवश्यक होती है, जिसमें मुख्यतः मानव प्राणी कल्पित पात्रों के रूप में कार्यरत होते हैं। इस कथा संसार में प्रकृति और मानवीयतर प्राणी भी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका प्राय गौण होती है। द्विवेदी जी ने अपने विजन को रूप देने के लिए 7वीं शताब्दी का काल और स्थानेश्वर से लेकर भद्रेश्वर दुर्ग, बलिया उत्तर प्रदेश है ना, बलिया उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पे की गई है, और उज्जैनी तक फैले देश का चयन किया है। कहाँ? इधर। ठीक है, अब खुश? ठीक है, इसको खुद पढ़ लेना, थोड़ा सा रह गया है आगे, ये थोड़ा सा नहीं है, काफी है, यहाँ तक है। तो कल पढ़ेंगे नाटक, ये पढ़ लेना, इसकी पीडीएफ अभी दे दूंगी। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।